हेलो दोस्तों, आप सभी को नमस्कार। एक्सरसाइज में आप सभी का स्वागत है। एनसीईआरटी हिस्ट्री क्लास 6 हम आज स्टार्ट करने वाले हैं। कुछ मोटी मोटी चीजों को हम देख लेते हैं और मोटी मोटी चीजें देखने का हमारा उद्देश्य ये है कि किस प्रकार से प्रिपरेशन करें कि हमारा हिस्ट्री बहुत इजी तरीके से तैयार हो जाए। चाहे स्टेट की सीएस की बात करें या फिर यूपीएससी की बात करें या अदर एग्जाम की, जैसे आरओ के एग्जाम है, इनकी अगर बात करें तो ये काफी इंपॉर्टेंट सेगमेंट है। करीब 20 से 25 क्वेश्चन हर बार हर एग्जाम में पूछे जाते हैं, है ना। तो इस सेगमेंट के लिए हम कौन कौन से चीजों का उपयोग करें कि हमें ज्यादा से ज्यादा फायदा मिल जाए। तो इसके लिए देखो, सबसे मेन चीज है कि आपका बेसिक आप कैसे तैयार करते हैं। अगर आपका बेसिक स्ट्रांग नहीं है तो आप कुछ भी तैयारी कर लीजिए, आपके काम नहीं आने वाली। इसीलिए ज्यादातर विद्यार्थी जो प्रीलिम्स वगैरह में फेल हो जाते हैं, उनका सबसे बड़ा कारण यही है कि उनका बेसिक अच्छा नहीं होता। बेसिक अच्छा करने का सबसे बेहतरीन तरीका है कि हम एनसीईआरटी को केयरफुली तैयार करें। तो अगर मैं एनसीईआरटी की बात करूं, अगर कक्षा 6 की एनसीईआरटी में क्या पढ़ना है आपको, तो सिंपल सी चीजें हैं। प्रारंभिक कथन, क्या, कब, कहाँ और कैसे, है ना, यानी प्राचीन भारत मूल रूप से हमको देखना है। और मोटा मोटा हम सारी चीजें देख सकते हैं प्राचीन भारत से लेकर के आधुनिक भारत तक। कब, क्या, कहाँ, कैसे कैसे हुआ, कैसे मानव का जन्म हुआ, प्रारंभिक मानव कैसे आया और वो इतिहास में उसका क्या योगदान रहा, ये सारी चीजें। आखेट खाद्य संग्रह से भोजन उत्पादन तक, सबसे पहले जो मानव आया वो क्या करता था, मारता काटता था, उससे भोजन प्राप्त करता था। फिर धीरे धीरे खाद्य संग्रह करना स्टार्ट किया, जो आखेट करता था उसका संग्रह कर लेता था। फिर खाद्य संग्रह से भोजन उत्पादक तक वो कैसे पहुंचा, ये जो सिविलाइजेशन है ये काम कैसे करती है ना, इसके बारे में पढ़ेंगे। दूसरा, आरंभिक नगर। आरंभिक नगर का मतलब इंडस वैली सिविलाइजेशन हो या इसके पहले, क्या बताती हैं हमें कब्रें और किताबें, यानी जो प्राचीन कब्रें हैं, किताबें हैं, नगर हैं, ये हमें क्या बता सकते हैं उस समय के सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक जीवन के बारे में हम क्या जान सकते हैं। राज्य, राजा और प्राचीन गणराज्य के बारे में हम पढ़ेंगे। नए प्रश्न, नए विचार, राज्य से साम्राज्य तक, नए प्रश्न और नए विचार, राज्य से साम्राज्य तक, यानी इसमें मगध वगैरह हम पढ़ सकते हैं। गांव, शहर और व्यापार किस प्रकार फैले, नए साम्राज्य और नए राज्य कैसे बने, इमारतें, चित्र और किताबें। कुल मिलाकर 10 दिन के ये 10 चैप्टर हैं। खत्म एक एक दिन में हो सकते हैं, एक एक दिन में पूरी किताब खत्म हो सकती है, लेकिन धीरे धीरे पढ़ना है। कुल से मिला के 100 पेज है, आराम से पढ़ना है हमें। तो सबसे पहले अगर हम देखें, ठीक है, तो प्रारंभिक कथन, कब, कहाँ, क्या, कैसे। कब, क्या, कहाँ, कैसे। रसीदा का सवाल, देखो इतिहास में सवाल पढ़ के ही काम होता है। रसीदा बैठी अखबार पढ़ रही थी, अचानक उसकी निगाह एक सुर्खी पर पड़ी, 100 साल पहले, अर्थात 100 years ago। ये एक लॉन्ग टाइम एगो। आप लोग पढ़ते हैं ना कहानी, एक लॉन्ग टाइम एगो। एक बहेलिया होता हुआ करता था, एक कौवा था, काला था। वो सोचने लगी ये कैसे जान सकता है कितने वर्षों पहले क्या हुआ होगा। तो सिंपल सी बात है, अगर हमारे पास किताबें नहीं है तो हमारे दादा परदादा बताएंगे, कैसे पता लगाएं। यह जानने के लिए कल क्या हुआ था, तुम रेडियो सुन सकते हो, न्यूज़पेपर देख सकते हो, है ना, इंस्टाग्राम, ट्विटर, ये सारी चीजें। आज तो हमारे पास इतना कम्युनिकेशन, संचार माध्यम इतने ज्यादा है ना, 30 सेकंड में हम कहाँ से कहाँ देख लेते हैं, क्या से क्या देख लेते हैं भैया। और इंटरटेनमेंट भी भरा पड़ा है। अब अगर ये टिकटॉक, इंस्टाग्राम वगैरह नहीं होता तो बहुत सारे लोगों का टैलेंट ऐसे वेस्ट हो जाता। तो टेलीविजन देख सकते हो, अखबार पढ़ सकते हो, तो उससे पता लग जाएगा कि कल क्या हुआ था या आज क्या हो रहा है बीते हुए समय में, या अमेरिका में क्या हुआ, ब्रिटेन में क्या हुआ, ये सारी चीजें जान सकते हो। आती है जानने के लिए पिछले साल क्या हुआ था, तुम किसी ऐसे व्यक्ति के बात कर सकते हो जिससे वो जिंदा रहा हो, पिताजी से पूछ सकते हो, है ना, बाबा से पूछ सकते हो, दादा से पूछ सकते हो, या किसी ऐसे व्यक्ति से पूछ सकते हो। मोदी जी से पूछ लो तो कांग्रेस के बारे में बता देंगे कि कांग्रेस ने 75 साल में क्या किया। समझ में आई ना, जोक सपाट था भाई, बहुत सीरियस नहीं लेना। लेकिन बहुत पहले क्या हुआ था यह कैसे जाना चल सकता है, कि मतलब आज से 5,000 साल पहले, 1,000 साल पहले, 500 वर्ष पहले क्या हुआ था, ये हम कैसे जान सकते हैं। यानी हम अपने अतीत के बारे में कैसे जान सकते हैं कि कैसे क्या लोग खाते थे, कैसे कपड़े पहनते थे, किस तरह के घरों में रहते थे।
हम आखेटकों अर्थात शिकारियों, पशुपालकों, कृषकों, शासकों, व्यापारी, पुरोहित, शिल्पकारों, कलाकारों, संगीतकारों, वैज्ञानिकों के जीवन के बारे में जानकारियां हासिल कर सकते हैं। यही नहीं, हम यह भी पता कर सकते हैं कि उस समय बच्चे कौन सा खेल खेलते थे, कौन सी कहानियां सुनते थे, कौन सा नाटक देखते थे या फिर कौन सा गीत गाते थे। सिंपल से फैक्ट। तो अतीत के बारे में हम कैसे जानेंगे भाई? आप अपने माता पिता, दादा दादी वगैरह से कहानियां सुन सकते हैं, है ना? उसके पहले अगर पीढ़ी आपके पास है तो आप बहुत भाग्यवान व्यक्ति हैं, है ना? बहुत कम लोगों के पास होगी, है ना? बाबा के पहले यानी उनके पिताजी, तो होगा नहीं, मुश्किल है। तो इन लोगों से जान सकते हो, या फिर इतिहास जो लिखा गया है उसके बारे में जान सकते हो कि नर्मदा घाटी में क्या हुआ था। भाई बहुत सारे इतिहास राइटर हैं जिन्होंने, सामाजिक इतिहास राइटर, आधुनिक इतिहास राइटर, है ना, पूंजीवादी, औपनिवेशिक, इन सब ने अपने अपने तरीके से इतिहास को लिखा। लेकिन आखेटकों के बारे में, पशुपालकों के बारे में, कृषकों, शासकों, व्यापारियों के बारे में कैसे जानोगे? भाई कब्रों से हम अनुमान लगा सकते हैं, उनके द्वारा छोड़े गए जो वस्तुएं हैं उनसे अनुमान लगा सकते हैं, है ना? कुछ जैसे आरंभिक देखोगे, आरंभिक मानव में तो आखेटक था, तो माइक्रोलिथ औजार वगैरह से हम अनुमान लगा सकते हैं कि वो कैसा जीवन जीते थे। तो कई तरह से हैं, बहुत सारे आप कब्रों से पता लगा सकते हैं, इंडस वैली सिविलाइजेशन के जो नए नए स्थल मिल रहे हैं उनसे पता लगा सकते हैं। तो अनुमान हम लगा सकते हैं, लेकिन वास्तविकता क्या बदल पाओगे कि क्या वास्तव में ऐसा ही था जैसा हम अनुमान लगा रहे हैं? भाई लिखा हुआ इतिहास नहीं। जैसे हम अपने इतिहास कालखंड को बांटे तो अ, एक तो पहला जो प्राचीन, सबसे प्राचीन जाएगा, पहले फेज में जाएगा, जिसमें ना तो लिपि थी ना लिखित साक्ष्य है उपलब्ध है, हम सिर्फ अनुमान लगा सकते हैं, है ना? जिसको क्या बोलते हैं, पाषाण काल। पाषाण काल, पत्थर का युग। दूसरा आद्य ऐतिहासिक काल, ऐतिहासिक काल। और दूसरा ऐतिहासिक काल। तीन सोर्स हैं, तीन सोर्स के आधार पर पाषाण काल का मतलब पत्थर का युग, जहां पर मनुष्य से पत्थर का उपयोग करता था, है ना? कोई लिपि नहीं है, कोई भाषा नहीं है, कुछ भी नहीं है, कुछ भी लिखा पढ़ा प्राप्त नहीं हुआ है। आद्य ऐतिहासिक काल का मतलब है लिपि तो थी लेकिन पढ़ी नहीं जा सकी, जैसे इंडस वैली सिविलाइजेशन देख लो और वैदिक सभ्यता देख लो। तो ये आद्य ऐतिहासिक काल में आते हैं जहां पर लिपि तो थी, बोलते थे लोग, लिखते भी होंगे हो सकता है, लेकिन हम पढ़ नहीं पाए हैं, हमारे पास ऐसा कोई संसाधन नहीं है जिससे हम उसको पढ़ पाए। ऐतिहासिक काल का मतलब वैदिक काल के बाद आने वाला जो काल है वो ऐतिहासिक काल है। हमारे पास लिपि भी है, हमारे पास संसाधन भी है और हम उनका भी अनुमान लगा सकते हैं। बात समझ में आ गई ना? जैसे यूपीएससी की, आप पीएससी की तैयारी कर रहे हो, यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो, 45 दिन आपके एग्जाम बचे हुए हैं। अगर आप पीछे जाना चाहते हो और एग्जाम को पास करना चाहते हो तो आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर करने पड़ेंगे, अच्छे से करने पड़ेंगे। नहीं करोगे तो वही ढाक के 3 पास होंगे। तो नर्मदा नदी का पता लगाओ, कई लाख वर्ष पहले से लोग इस नदी के तट पर रह रहे हैं, या रहने वाले आरंभिक लोगों में से कुछ कुशल संग्राहक भी थे, यानी वस्तुओं का संग्रह करते थे, आसपास के जंगलों की विशाल संपदा से परिचित थे। अपने भोजन के लिए वे जड़ों, फलों, जंगल के अन्य उत्पादों की का यहाँ संग्रह करते थे, वे जानवरों का आखेट भी करते थे। ठीक है? तुम उत्तर पश्चिम की सुलेमान और किरधर पहाड़ियों का पता लगाओ। सुलेमान वो पाकिस्तान अफगानिस्तान वाली, ऐसी क्षेत्र, कुछ ऐसे स्थान है जहां लगभग 8,000 वर्ष पहले स्त्री पुरुषों ने सबसे पहले गेहूं और जो जैसी फसलों को उगाना आरंभ किया। सोचो, 8,000 साल पहले, आज से लगभग इंडस वैली सिविलाइजेशन के आसपास की बात हो रही है। उन्होंने भेड़, बकरी, गाय, बैलों जैसे पशुओं को पालतू बनाना स्टार्ट किया। ये लोग गांव में रहते थे। उत्तर पूर्व में गारो, मध्य भारत की विंध्य पहाड़ियों का पता लगाओ। कुछ ऐसे अन्य क्षेत्र जहां कृषि का विकास हुआ, जहां सबसे पहले चावल उपजाया गया, वो स्थान विंध्य के उत्तर में स्थित है। ठीक है? कोल्डी हवा। अब देखो, काबुल, ये काबुल नदी है, ये सुलेमान श्रेणी है, ये किरदर पहाड़ियां हैं, यहीं पर सर्वप्रथम गेहूं जौ का उत्पादन किया गया। ये सिंधु नदी है, ये सबसे ऊपर झेलम बहती है, फिर चिनाव है, फिर रावी है, फिर ब्यास है, फिर सतलुज नदी है, उत्तर से दक्षिण ऐसे आपको सजा देना है। ये थार का रेगिस्तान है, ये यमुना नदी है, ये हिमालय पर्वत श्रृंखला है, ये गंगा नदी है, चंबल है, ये विंध्य पहाड़ियां हैं, इसके उत्तर में चावल उत्पाया गया, ये सोन नदी है, ये नर्मदा नदी है, यहीं आसपास लोग रहते थे।
सतपुड़ा है, ताप्ती है, गोदावरी है, दक्कन का पठार है, काली है, कृष्णा है, तुंगभद्रा है, ये पश्चिमी घाट है, कन्नार है, कावेरी है, पूर्वी घाट है, महानदी है, ये ब्रह्मपुत्र, ये गारो पहाड़ियां हैं, यहाँ भी लोग निवास करते थे, ये गंगा नदी है। तो इस तरह से आपको दिया गया है, ये कई बार आप पढ़ चुके हो। ओके, मानचित्र पर सिंधु और उसकी सहायक नदियों का पता लगाने का प्रयास करो। अभी पता लगाया हमने। सहायक नदियां उन्हें कहते हैं जो एक बड़ी नदी में मिल जाती हैं, ज्योग्राफी में हम पढ़ चुके हैं। 4300 वर्ष पूर्व इन्हीं नदियों के किनारे कुछ आरंभिक नगर फले फूले, बिल्कुल फले फूले, इंडस वैली सिविलाइजेशन। गंगा और उसकी सहायक नदियों के किनारे तथा समुद्र के तटवर्ती इलाकों में नगरों का विकास आज से 25 वर्ष पूर्व हुआ, लगभग 5500 वर्ष पहले। ठीक है। अब दक्षिण एशिया, आधुनिक भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, श्रीलंका, अफगानिस्तान, ईरान, चीन, म्यांमार, पड़ोसी देशों को दर्शाता है। इसकी विशालता वगैरह ये बात तो हम कर चुके हैं। हम गंगा, इसकी सहायक नदियां, नदी और सोन का पता लगाओ। अभी हमने सोन नदी के बारे में बताया। गंगा के दक्षिण में इन नदियों के आसपास क्षेत्र प्राचीन काल में मगध, वर्तमान बिहार के नाम से जाना जाता था। एक बहुत बड़ा साम्राज्य फैला, मगध के नाम से जाना जाता है। फिर बाद में पाटलिपुत्र उसकी राजधानी पड़ती है राजगीर से। फिर वैशाली कुछ समय के लिए बनती है। ठीक है, बहुत बड़े शक्तिशाली साम्राज्य थे। तो प्राचीन काल से लेकर के अगर हम मगध तक जाएं तो कितना चीजें हमको मिल जाएंगी। शासक बहुत शक्तिशाली थे, उन्होंने विशाल राज्य स्थापित किया। देश के अन्य हिस्सों में भी ऐसे राज्यों की स्थापना की गई। लोगों ने सदैव उपमहाद्वीप के एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक यात्रा की, बिल्कुल की। कभी हिमालय जैसे ऊंचे पर्वत, पहाड़ियों, रेगिस्तान, नदियों, समुद्र के कारण यात्रा जोखिम भरी होती थी। देखो, यूनान से लोग आते थे, चाइना से लोग आए, चीन से, है ना, ईरान से लोग आए, व्यापार भी करते थे, यात्राएं भी करते थे। तो उनके यात्रा वृत्तांत भी मिल सकते हैं, अन्य चीजें भी मिल सकती हैं। फिर भी ये यात्रा उनके लिए संभव नहीं थी। 4 महीने, 6 महीने, 8 महीने वो कर लेते थे। कभी लोग काम की तलाश में, तो कभी प्राकृतिक आपदाओं के कारण एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाया करते थे। रोजगार पहले भी था, आज भी रोजगार के माइग्रेशन होता है। कभी कभी सेनाएं क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र पर विजय हासिल करने के लिए जाती थी। सिकंदर देखो यूनान से आया था, हेरात से। ठीक है। और कहाँ आया? हमारे उत्तर में आया, झेलम नदी को पार नहीं कर पाया, वापस लौट गया, मर गया। तो सिकंदर भी आया था। उसके बाद भी अन्य राज्य आए। फिर देखो, औपनिवेशिक काल में, आधुनिक भारत में औपनिवेशिक शक्तियां हमारे भारत आई। तो ये युद्ध वगैरह की सेनाएं एक दूसरे क्षेत्र से विजय हासिल करने के लिए जाती थी, संसाधनों का दोहन करने के लिए जाती थी। इसके अतिरिक्त व्यापारी कभी काफिले में, तो कभी जहाजों में अपने साथ मूल्य वास्ते एक स्थान से दूसरे स्थान पर लेके जाते रहते थे। धार्मिक गुरु लोगों को शिक्षा और सलाह देते हुए एक गांव से दूसरे गांव, एक कस्बे से दूसरे कस्बे जाया करते थे। कुछ लोग नए रोचक स्थानों की खोजने की चाह में उत्सुकतावश भारत की यात्रा करते थे। 1492 वास्को डिगामा कोलंबस ने भारत में नए रास्ते की खोज कर डाली उत्सुकतावश, क्योंकि उधर से अरबियों द्वारा रास्ते बंद कर दिए गए थे। इन सभी यात्राओं से लोगों को एक दूसरे के विचारों को जानने का अवसर मिला। जीरो को खोज 5वीं शताब्दी में भारत में हुई और अरब यात्री उसे ले गए। अरब से वो यूरोप पहुंच गया, यूरोप ने उसे पेटेंट करा लिया। ठीक है। पर्वत, पहाड़ियां, पर्वत, समुद्र इस उपमहाद्वीप की प्राकृतिक सीमा का निर्माण करते हैं। इधर देखो, गुजरात से लेकर उधर बंगाल तक एक क्या बनता है आपका, समुद्र से घिरा हुआ है। फिर इधर से देखो पाकिस्तान, नेपाल, फिर इधर हिमालय पर्वत श्रृंखला पूर्वी भारत तक बना लेती है। तो प्राकृतिक सीमाओं का निर्माण कर लेती है। हालांकि लोगों के लिए सीमाओं को पार करना आसान नहीं था, इतने दुर्गम थे। जिन्होंने ऐसा चाहा वे ऐसा कर सके, वो पर्वतों की ऊंचाई को छू सके, गहरे समुद्रों को पार कर सके, है ना। कहते हैं ना, जहां चाह वहां राह। प्रेम में ये बात ज्यादा फलीभूत होती है। ठीक है, जहां चाह वहां राह। नौकरी में भी बहुत फलीभूत हो जाती है। अगर आप सच्चे मन से ईमानदारी से काम करते हैं तो आपका काम बनने लगता है। ठीक है। कोई पर्वतों की ऊंचाई को छू सके, गहरे समुद्रों को पार कर सके। उपमहाद्वीप के बाहर भी से भी कुछ लोग आए और यहीं फंस गए। ईरानी, यूनानी वगैरह देखो, है ना, सुंग कुषाण वगैरह यहाँ से आए, बस गए। इस आवागमन ने हमारी सांस्कृतिक परंपराओं को क्या किया? समृद्ध किया, है ना। देखो, हम पहले ब्राह्मण धर्म की कैटेगरी में थे, फिर जैन हो गया, बौद्ध हो गया, है ना। और देखो,
जितने भी ये कुषाण, हुण, कुषाण, शुंग वगैरह आए, सब इन्हीं धर्मों के होके रह गए और यही भारतीय बन गए। कई सौ वर्षों तक पत्थर को तराशने, संगीत रचने, यहाँ तक कि भोजन बनाने के नए तरीकों के बारे में एक दूसरे के विचारों को अपनाते रहे। बात समझ में आ गई? देश का नाम, अब भारत देश का नाम कैसे पड़ा? बहुत सारे लोग इंडिया वगैरह में कंफ्यूज रहते हैं ना, भारत जैसे नामों का प्रयोग क्यों करते हैं? अपने देश के लिए प्राय इंडिया तथा भारत जैसे नामों का प्रयोग करते हैं। इंडिया शब्द इंडस से निकला है, इंडस मतलब सिंधु, जिसे संस्कृत में सिंधु कहा जाता है। अपने एटलस में ईरान और यूनान का पता लगाओ। लगभग 250 वर्ष पूर्व उत्तर पश्चिम की ओर से आने वाले ईरानी और यूनानी ने सिंधु को हिंदूश या इंदुश कहा। इस नदी के पूर्व में स्थित भूम प्रदेश को इंडिया कहा, है ना? और भारत, भारत नाम का प्रयोग उत्तर पश्चिम में रहने वाले लोगों के समूह के लिए किया जाने लगा। भारत में भारत, इस समूह का उल्लेख संस्कृत के आरंभिक लगभग 3500 वर्ष पुरानी प्रति ऋग्वेद में मिलता है। बाद में इसका प्रदेश तो देश के लिए होने लगा। भारत, हिंदू, हिंदू, हिंदुस्तान कर गया। ये देखो ताम्रलिप्ति है, पांडुलिपि का एक प्रश्न लगभग 1000 वर्ष पहले लिखी गई। किताब बनाने के लिए ताड़ के पत्तों को काटकर उसके अलग अलग हिस्सों को एक साथ बांध दिया जाता था। बुर्ज पेड़ की छाल से बनी ऐसी ही पांडुलिपि को तुम यहाँ देख सकते हो, ये बुर्ज के पेड़ से बनी हुई है। अतीत के बारे में हम कैसे जान सकते हैं? इन्हीं ताम्रलिपियों से। इनमें से एक तरीका अतीत में लिखी गई पुस्तकों को ढूंढना और पढ़ना है। ये पुस्तकें हाथ से लिखी होने के कारण पांडुलिपि कही जाती हैं। अंग्रेजी में पांडुलिपि को मैन्युस्क्रिप्ट कहा जाता है, यानी मेनू का अर्थ हाथ से निकला है। ये पांडुलिपियां ताड़ पत्रों, हिमालय में उगने वाले भुर्ज नामक पेड़ की छाल से विशेष तौर पर भोजपत्र पर तैयार मिलती हैं। इतने वर्षों में कई पांडुलिपियां कीड़ों के द्वारा खा ली गई या नष्ट कर दी गई। अलाउद्दीन खिलजी को देखो, है ना, नालंदा विश्वविद्यालय को बर्बाद ही कर दिया और हजारों पांडुलिपियों को जला के राख कर दिया। ऐसी कई पांडुलिपियां आज भी उपलब्ध हैं। ये पांडुलिपियां मंदिरों और विहारों से प्राप्त होती हैं। इन पुस्तकों में धार्मिक मान्यताओं, व्यवहारों, राजाओं के जीवन, औषधियों, विज्ञान आज सभी प्रकार के विषयों की चर्चा मिलती है। तो देखो कितनी इंपॉर्टेंट है हमारे लिए पांडुलिपियां। इसके अतिरिक्त हमारे यहाँ महाकाव्य, कविताएं, नाटक भी हैं। कालिदास के नाटक देख लो, रामायण, महाभारत, महाकाव्य देख लो, कविताएं भी लिखी गई हैं, संस्कृत में लिखे गए मिलते हैं, जबकि अन्य प्राकृतक और तमिल में भी हैं। प्राकृत भाषा का प्रयोग आम लोग करते थे उस समय। पाली और प्राकृत, ये दो प्रसिद्ध भाषाएं हैं, ठीक है। और पाली भाषा में बौद्ध ग्रंथ लिखे गए हैं, प्राकृत भाषा में आपके जैन ग्रंथ लिखे गए हैं। इनके माध्यमों से भी हम इतिहास का जानकारी कर सकते हैं। अभिलेख भी हैं, है ना, पत्थर अथवा धातु जैसी अपेक्षाकृत कठोर सतहों पर लिखे गए, उन्हें अभिलेख कहते हैं। कभी कभी शासक अन्य लोग अपने आदेशों को इस तरह से उत्कीर्ण करवाते थे ताकि लोग उन्हें देख सके, पढ़ सके, उनका पालन कर सके। कुछ अन्य प्रकार के जिनमें राजाओं, रानियों के नामों का उल्लेख है, उनका भी वर्णन मिलता है ना। उदाहरण के लिए कौन से शासक ने कौन सी लड़ाई लड़ी, क्या किया, उसका लेखा जोखा, विजयों का वर्णन सब इन अभिलेखों में मिल जाता है। 2250 वर्ष पुराना यह अभिलेख वर्तमान अफगानिस्तान के कांधार से प्राप्त होता है। अशोक नामक शासक के आदेश उत्कीर्ण करवाया गया है। इस शासक के विषय में तुम अध्याय 7 में पढ़ोगे, राजा राज्य साम्राज्य वाले चैप्टर में, है ना। देवानाम प्रियदर्शी, है ना, महान अशोक मौर्य वंश के तीसरे सम्राट, जिन्होंने बौद्ध धर्म को अपनाया और बौद्ध धर्म को एक हाइट तक पहुंचाया, बहुत ऊंचाइयों तक पहुंचाया। इस अभिलेख में यूनानी अरमाइक नामक दो भिन्न लिपियों का प्रयोग किया गया है ना। ठीक है, यहां तक बात समझ में आई। इसके अतिरिक्त कई वस्तुएं अतीत में बनी और प्रयोग में लाई जाती हैं। ऐसी वस्तुएं का अध्ययन करने वाले को पुरातत्वविद कहते हैं। पुरातत्वविद पत्थर, ईंटों से बनी इमारतों के अवशेषों, चित्रों और मूर्तियों से उस समय के समाज, राजनीतिक, सामाजिक जीवन के बारे में पता लगा लेते हैं। देख लो इन चीजों से क्या होता है। प्राचीन नगर से प्राप्त पात्र है ये वाला। इस तरह के पात्रों का प्रयोग 47 वर्ष पूर्व होता था। एक पुराना चांदी का सिक्का ये है। इस तरह के सिक्कों का उपयोग इस समय होता था। आज प्रयोग करे जाने वालों सिक्कों से ये किस प्रकार भिन्न है? बहुत भिन्न है। आज तो गोल होते हैं, लोहे के होते हैं, उस समय चांदी के, तांबे के वगैरह के बनते हैं। औजारों, हथियारों, बर्तनों, आभूषणों, सिक्कों के अध्ययन से, छानबीन से हम खुदाई कर सकते हैं। ठीक है, ये इतिहास जानने के स्रोत हैं।
याद रखना सोर्स। सोर्स में पूछा जाता है, इतिहास जानने के स्रोतों का वर्णन करते हुए लिखो। मेंस में क्वेश्चन पूछा गया था, प्रीलिम्स में भी कभी आ जाता है। इनमें से कुछ वस्तुएं पत्थर, पकी मिट्टी, कुछ धातु की बनी हो सकती हैं। ऐसे तत्व कठोर और जल्दी नष्ट न होने वाले होते थे। ठीक है। पुरातत्व जानवरों, मछलियों, इनकी हड्डियां ढूंढते हैं। इससे यह जानने में मदद मिलती है कि अतीत के लोग क्या खाते थे, क्या मांसाहारी थे या शाकाहारी थे। और मुश्किल से अगर बच पाए हैं तो उनसे मिल जाता है। अन्न के दाने, लकड़ी के टुकड़े जल जाते हैं, वो जले हुए रूप में बचे रहते हैं। तो इनसे भी अनुमान लगाते थे कि वो पका के खाते थे, गैर पका हुआ खाते थे। ठीक है। तो बड़ी सिंपल सी है, देखो आराम से पढ़ोगे आराम से काम हो जाएगा। जैसे टिकटॉक वाला 3 मिनट का वीडियो देखते हो ना, इसी तरह है भैया। आराम से करोगे भैया लोगों तो आराम से हो जाएगा। पांडुलिपि अभिलेख पुरातत्वों से ज्ञात जानकारियों के लिए इतिहासकार प्रायः स्रोत शब्द का प्रयोग करते हैं। स्रोत हैं ये, इतिहासकार उन्हें कहते हैं जो अतीत का अध्ययन करते हैं। स्रोत से प्राप्त होने अतीत के बारे में पढ़ना बहुत रोचक हो जाता है। तो हम अनुमान भी लगा सकते हैं, लेकिन क्या एग्जैक्ट होगा? एग्जैक्ट तो तभी होगा जब हम टाइम मशीन हो और हम इंडस वैली सिविलाइजेशन में आज से 47 वर्ष पूर्व गमन कर रहे हैं। बहुत सारी मूवी में, हिंदी मूवी में देखते हो ना। क्योंकि इन स्रोतों की सहायता से हम धीरे धीरे अतीत का पुनर्निर्माण कर सकते हैं। अतः इतिहासकार पुरातत्व उन जासूसों की तरह हैं जो इन सभी स्रोतों का प्रयोग सुराग के रूप में अतीत को जानने का प्रयास करते हैं। ठीक है। अतीत एक या अनेक है। क्या तुमने एक पुस्तक शीर्षक हमारे अतीत पर ध्यान दिया है? यहाँ अतीत शब्द का प्रयोग बहुवचन के रूप में किया गया है। ऐसा इस तथ्य की ओर ध्यान दिलाया गया है कि अगर अलग अलग समूहों के लोगों के लिए एक अतीत के अलग अलग मायने थे। उदाहरण के लिए पशुपालकों के लिए अलग थे, दर्शकों का जीवन राजाओं और रानियों के जीवन से, व्यापारियों का जीवन शिल्पकारों के जीवन से बहुत भिन्न था। आज भी है। अगर किसान का जीवन व्यापारी से पूछा जाए तो बहुत भिन्न है। अब व्यापारियों के पास संसाधन संपन्न है, किसान संसाधन विहीन है। अगर बिजनेसमैन की बात की जाए, व्यापारी और बिजनेसमैन अलग अलग कैटेगरी में है ना, तो बिजनेसमैन बहुत ज्यादा संसाधन संपन्न है, हजारों गाड़ियां हैं, इनके पास संसाधन विहीन है। तो इस तरह से शिल्पकार वगैरह आज तो दबे कुचले हैं, तो फिर भी ऊपर आने लगे हैं जब से इंस्टाग्राम वगैरह आया है, वरना पता ही नहीं लगता था। जैसा कि हम आज भी देखते हैं, उस समय देश में अलग अलग हिस्सों में लोग अलग अलग व्यवहारों, रीति रिवाजों का पालन करते थे। जहाँ जैसी जलवायु, जहाँ जैसा पानी, वैसे ही लोग वहां रहना शुरू करते हैं, उनके सांस्कृतिक आवागमन हो जाते हैं। ठीक है। उदाहरण के लिए आज अंडमान द्वीप के अधिकांश लोग अपना भोजन मछलियां पकड़कर, शिकार करके, फल फूल का संग्रह करने द्वारा प्राप्त करते हैं। इसके विपरीत शहरों में रहने वाले लोग खाद्य आपूर्ति के लिए अन्य व्यक्तियों पर निर्भर करते हैं। इस तरह के भेद अतीत में भी विद्यमान थे, बिल्कुल थे भाई। भाई जो सिंधु के किनारे रहता होगा, उसकी कंडीशन कुछ और हो गई। जो विंध्य पर्वत श्रृंखला के आसपास रहता होगा, अगर ये एक दूसरे के समकालीन है तो इनकी कंडीशन कुछ और हो गई। ठीक है? सिंधु के आसपास विशाल मैदान था, खाद्यान्न की आपूर्ति। इंडस वैली सिविलाइजेशन के वो विंध्य के आसपास ऐसा नहीं था, तो उनकी कंडीशन थोड़ा अलग प्रकार की थी। समझ गए? इसके व्यतिरिक्त अन्य तरह के भेद हैं। उस समय शासक अपनी विजयों का लेखा जोखा रखते थे। यही कारण है कि हम उन शासकों और उनके द्वारा लड़ी जाने वाली लड़ाइयों के बारे में काफी कुछ जानते हैं। लेकिन अब लेकिन बात आई, क्या हम शिकारी, मछुआरे, संग्राहक, कृषक, पशुपालक जैसे आम आदमी के कार्यों का लेखा जोखा ये लोग करते नहीं थे? न किसी को फिक्र होती थी इनके कार्यों का लेखा जोखा करने की। तो हम इनके जीवन के बारे में बहुत विशेष नहीं जानते हैं। इसीलिए इतिहासकारों का मानना है कि जो ये लेखा जोखा है ना, ये बहुत ऊंचे वाले समूह के लोगों के लिए है, गरीब लोगों के लिए नहीं। गरीब लोगों के लिए तो कभी इतिहास लिखा ही नहीं गया, आज भी नहीं लिखा जाता है। बात समझ में आ गई यहाँ तक? ओके। आम आदमी प्राय अपने कार्यों का लेखा जोखा नहीं रखते थे। पुरातत्व की सहायता से हमें जीवन में जानने में मदद मिलती है, हालांकि अभी इनके बारे में बहुत कुछ जानना शेष है। अब तिथियों का मतलब जान सकते हो। अगर तुमसे तिथि के विषय में पूछे तो तुम उस दिन तारीख, माह, वर्ष, जैसे 2000 या जैसे पूछा जाए तो आज बता दोगे कि आज कितनी है। आज 3 तारीख है, 4 तारीख है, 5 तारीख है ना। महीना 12 चल रहा है, 1 चल रहा है, 4 चल रहा है, 2024 चल रहा है, 2002 चल रहा है। इस तरह बता दो से। लेकिन जब तिथियों का ज्ञान नहीं था तो हमने कैसे उनका अनुमान लगा लिया भाई? ये भी तो एक बड़ी बात है ना। कैसे हमने अनुमान लगा लिया, तो उसके बारे में हम कैसे जानोगे? तो इसके लिए बड़ा सिंपल सा सिद्धांत है। वर्ष की गणना ईसाई धर्म प्रवर्तक ईसा मसीह के जन्म की तिथि से की जाती है।
2000 वर्ष कहने का तात्पर्य ईसा के जन्म के बाद से है। और ईसा मसीह के जन्म के पूर्व सभी तिथियों को ईसा पूर्व, जैसे ये मान लिया ईसा जन्म का पूर्व हुआ तो अब 2024 का मिल रहा है, तो ईसा के जन्म के बाद 2024। लेकिन जब इधर की गणना करेंगे ना तो एक, दो, तीन, जब हम 500 वर्षों की गणना करेंगे तो इसका मतलब यहाँ से शुरू कर रहे हैं। 500 के बाद 499 आएगा, 498 आएगा, 497 आएगा, 300 आएगा, 200 आएगा, तो ये सब क्या होंगे? ईसा पूर्व होंगे, ईसा पूर्व, एडी। ठीक है, ईसा से पहले प्रारंभिक बिंदु हम ईसा के जन्म को मान सकते हैं। जैसे हिंदी में ईसा पूर्व बीसी बोलते हैं, है ना, बिफोर क्राइस्ट ईसा पूर्व होता है। कभी भी तुम एडी हिंदी में लिखा पाते हो, एने डोमिनो होता है, ब्लू लैटिन शब्दों से बना, इसका तात्पर्य ईसा के जन्म के वर्ष से है ना। उसके पहले एडी का प्रयोग कर सकते हो, कभी कभी एडी की जगह बीसीई या बीसी का प्रयोग किया जाता है, बिफोर क्राइस्ट होता है। ठीक है, चाहे बीसी हो या बीसीई हो, मतलब सेम होता है। एडी हो या एडीई हो, ये इसका मतलब सेम होता है। ठीक है, इन शब्दों का प्रयोग इसलिए करते हैं क्योंकि विश्व के अधिकांश देशों में अब कैलेंडर का प्रयोग सामान्य हो गया है। भारत में तिथियों का इस रूप लगभग 200 वर्ष पहले ही प्रारंभ हुआ। और कभी कभी अंग्रेजी के बीपी अक्षरों का उपयोग करते हैं, बिफोर प्रेजेंट, वर्तमान से पहले के लिए करते हैं। ठीक है, और बीसी का बिफोर कॉमन एरा होता है। बात समझ में आ गई ना, या कॉमन एरा, बिफोर कॉमन एरा वगैरह होता है, सीई। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आ गई, तो यहीं से ये चैप्टर भी खत्म करता है चाचा। अब नर्मदा नदी घाटी, मगध पहला बड़ा राज्य, गारो पहाड़ियां, सिंधु इसकी सहायक नदियां, प्रारंभिक नगर, गंगा घाटी। तो गारो पहाड़ियां क्या है? आखेट हम खाद्य संग्रहण कर सकते हैं। गंगा घाटी आरंभिक कृषि, नर्मदा नगर कह सकते हो। पांडुलिपि और अभिलेखों का प्रमुख अंतर है, पांडुलिपि बुर्ज वगैरह के पत्तों में बनाई जाती है, लिखी जाती है। अभिलेख का मतलब किसी कठोर सतहों पर, जैसे किसी पत्थर में या इन चीजों पे लिखी जाती है। तो सीधा के प्रश्न को पढ़ो भाई, काम है तो पढ़ो। ठीक है, यात्रा पता ही है, पांडुलिपि पता है, अभिलेख पता है, पुरातत्व पता है, इतिहासकार पता है, स्रोत पता है, अज्ञात लिपि का अर्थ निकालना पता है। तब जब सारी चीजें पता है तो भैया इसको ठीक से कर लो, है। तो एनसीईआरटी क्लास 6 है ये, किसकी? हिस्ट्री की। ये यहाँ से स्टार्ट हो गई, और जब तक 12 क्लास कंप्लीट नहीं कर लेंगे तब तक इस बार रुकेंगे नहीं है। ज्योग्राफी खत्म हो जाएगी, पॉलिटी स्टार्ट कर देंगे, सारे सिलेबस की एनसीईआरटी हमें खत्म करनी है। ठीक है, आप लोग क्या करो, ज्यादा से ज्यादा चैनल को सब्सक्राइब करो, ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर करो, पूरे पूरे वीडियो देखो, काम की बातें मिल जाएंगी। बीच में छोड़ के भगोगे तो कुछ काम का नहीं आएगा। तो आज के लिए इतना ही भाइयों, चलते हैं, है ना। अपना ख्याल रखना, प्रीलिम्स नजदीक आ रहा है, प्रीलिम्स की तैयारी को अच्छे से तरीके से करना, जहां जो भी दिक्कत हो हमें बताना। और भाई थोड़ा काम करो, चैनल को शेयर वेयर करते रहा करो, हमारा भी काम है ना। सब्र रखे रखे तो बड़ा मनहूसियत महसूस होने लगती है कभी कभी। ठीक है, तो थैंक यू वेरी मच, नमस्कार।